हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड जय श्री राम। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं, एमपी से कर रहे हैं या यूपी से कर रहे हैं, ऑल स्टेट अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं, अगर आप एक जीएनएम कर रहे हैं या फिर जीएनएम करने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल को विजिट किए हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि जीएनएम क्या होता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कोर्स करना पड़ता है, जीएनएम में क्या एलिजिबिलिटी होती है, और अगर आप जीएनएम थर्ड ईयर की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर देना है आपको, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हम इस वीडियो पर बताएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में जो मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा सितंबर 2015 में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस आपको मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के द्वारा प्रोसीड किया गया है। ये टोटल क्वेश्चंस आपको 75 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें आपको कितना क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है अपगार स्कोर क्या है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ कि इसका प्रयोग जन्म के तुरंत बाद बच्चे की स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको सबसे पहले डॉक्टर विर्गिना अपगार ने प्रयोग किया था। इसका प्रयोग जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट के बाद किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से हम बच्चों में निम्नलिखित प्रकार की डाटा का अवलोकन करते हैं, जैसे कि बच्चे जन्म लेने के बाद उसकी हृदय धड़कन को चेक किया जाता है, श्वसन दर को चेक किया जाता है एवं पेशीय तन्यता को चेक किया जाता है, उत्तेजनशीलता को एवं कलर की चेक किया जाता है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चा कितना स्वस्थ है और कितना अस्वस्थ है। तो बस ये 1 नंबर की क्वेश्चन था, आपको इतना ही लिखना होता है। बस अगला दूसरा क्वेश्चन है आपको कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस क्या होता है? स्त्री का श्रेणी, आकृति और आकार दोनों असमान होता है। इसमें शिशु का सामान्य प्रसव के अत्यधिक बड़ा उत्पन्न होता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस कहते हैं। यानी ये जो पेल्विस होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो आकृति और आकार दोनों इसका असमान हो जाता है, जिसके वजह से समान रूप से प्रसव होने वाला जो डिलीवर होने वाला होती है उसमें अत्यधिक बाधा उत्पन्न होता है। कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस का मतलब यही होता है। कैप्यूट सक्सीडेनम क्या होता है? यह शिशु के सिर पर पाए जाने वाला जलस्रोतीय सूजन होता है। यह शिरोवल्क ऊतक में रक्त युक्त लसिका द्रव भरा रहता है। रक्त युक्त लसिका द्रव भरा रहता है। यह जन्म के समय उपस्थित रहता है और यह 36 घंटा में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके सिर पे एक जलस्रोतीय सूजन होता है, जो जन्म के तुरंत तो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जन्म के 36 घंटे बाद वह अपने आप से ठीक हो जाता है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रायल लेबर क्या होता है। तो आंसर ट्रायल ऑफ लेबर मॉडरेट डिग्री सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन यानी सीपीडी की स्थिति में आपातकालीन परिस्थिति सहित सामान्य प्रसव कराने का प्रयास है। 5वां क्वेश्चन पूछा है मेनोपॉज क्या होता है। एक सामान्य स्त्री में 45 से 50 वर्ष के बाद मासिक आना अपने आप बंद हो जाती है, जिसके कारण अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी आ जाती है और वह ओवम का सिक्रेशन करना बंद कर देता है, इसीलिए उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन है मोल्डिंग यानी प्रसव के दौरान रेसिस्टेंट बर्थ पैसेज से निकलते समय सिर के आकार में परिवर्तन होता है, उसे मोल्डिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन राइट द 5 कॉज ऑफ इच। ये टोटल 10 नंबर का होता है। इसमें 5 क्वेश्चन है जो आपको सभी को 5-5 कारण लिखना है। देखिए इसमें क्या है
पहला दिया है सिजेरियन सेक्शन, इसमें पहला कारण पेल्विक ट्यूमर। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर पहले कोई सिजेरियन से ऑपरेशन हुआ है, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया या माल प्रेजेंटेशन, या फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्ट पेल्विक। सीवियर कॉन्ट्रैक्ट पेल्विक, पेल्विक का मीनिंग यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, सीवियर कॉन्ट्रैक्ट पेल्विक। दूसरा फीटल डिस्ट्रेस का कारण पूछा है, तो फीटल डिस्ट्रेस का होता है एक एनीमिया हो गया, IUGR हो गया, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ओलिगोहाइड्रोमिनियोज हो गया, प्रेगनेंसी एंज्यूड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी एंज्यूड हाइपरटेंशन यानी प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी एंज्यूड हाइपरटेंशन। मैटरनल डिस्ट्रेस का कारण, तो पहला हो गया लॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, पल्मोनरी डिजीज। अगर पहली बार लंबा समय तक प्रसव होता है तो उसे बोलेंगे लॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ये मैटरनल डिस्ट्रेस का कारण है। अगर प्रसव के दौरान हाइपरटेंशन है तो ये भी मैटरनल डिस्ट्रेस का कारण है। अगर कोई हार्ट डिजीज है तो भी मैटरनल डिस्ट्रेस का एक कारण है। अगर कोई किडनी डिजीज है तो वो भी एक मैटरनल डिस्ट्रेस का कारण है। फोर्सेप डिलीवरी का कारण पूछा है, तो हाइपोटोनिक यूट्रस, हाइपोटोनिक यूट्रस, फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल फैटिगो, प्रोलॉन्गेट लेबर, यानी लंबे समय तक प्रसव को बोलते हैं प्रोलॉन्गेट लेबर। और एक होता है प्रसव की दूसरी अवस्था में प्रगति ना होना, प्रसव की दूसरी अवस्था में प्रगति ना हो। दूसरा में ही पूछा है 5 पोस्ट टर्म हेमरेज, पोस्ट पार्टम हेमरेज सॉरी, इसमें एटोनिक यूट्रस, रक्त का ना जमना, ट्रॉमेटिक कॉज और लॉन्गेट डिलीवरी, यही कॉज। तीसरा पूछा है जो 10 नंबर का, प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य बताइए। तो पहला हो गया गर्भावस्था के दौरान माँ को सुनिश्चित रूप से देखभाल करें, यानी पूछ रहा है कि प्रसव से यानी डिलीवरी होने से पहले एक माँ को कैसे देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में, एवं क्यों देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में बताइए। तो पहला गर्भावस्था के दौरान माँ को सुनिश्चित रूप से देखभाल करें। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान माँ को स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें। माँ को अपनी तथा अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के शिक्षित करें। माँ को अपनी तथा अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षित करें। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करें। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहले पहचान करें और सुरक्षित प्रसव करें। गर्भवती महिला तथा उसके पति को जरूरत होने पर अस्थायी परिवार नियोजन के जानकारी दे। अस्थायी परिवार नियोजन के जानकारी दे। नियोजन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, नियोजन देख जी है। गर्भवती महिला एवं उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श करें। उसी में वह है, एक प्राइमरी पारा माता को आप क्या सलाह दोगे? प्राइमरी पारा माता को क्या सलाह दोगे? पोषण संबंधित सलाह देंगे। गर्भावस्था के दौरान उपयुक्त भोजन न मिलने के कारण भ्रूण कुपोषित हो जाता है। जब कोई महिला गर्भवती होती है, अगर उस समय उपयुक्त भोजन ना दिया जाए तो उसमें पलने वाले जो बच्चा होती है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिसके वजह से बच्चा प्री मैच्योरिटी या फिर LBW लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। बच्चा कुपोषित ना हो, इससे बचने के लिए हम निम्न प्रकार की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि पोषण संबंधित सलाह, विटामिन और लवण। गर्भकाल के दौरान भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां, आयरन युक्त भोजन, विटामिन A, B, C और D भोजन दें। विटामिन D द्वारा अस्थियों का निर्माण होता है। उसके बाद गर्भकाल में एनीमिया से बचने के लिए प्रतिदिन
5 से 10 mg फॉलिक एसिड दें। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन 1000 से 1200 mg कैल्शियम दें। 1000 से यानी आप कैल्शियम के माध्यम के लिए आप मिल्क यानी दूध दे सकते हैं। कम से कम 1 लीटर से 1.25 लीटर उसे प्रतिदिन दूध का सेवन कराएं। प्रसव पूर्व एक्सरसाइज करवाएं। आराम और कार्य दें, जैसे कि आप एक्सरसाइज और वर्क। गर्भावस्था के दौरान एक्सरसाइज और वर्क दोनों जरूरी है। शरीर का स्वच्छ रखें, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान त्वचा का साफ रखें। स्वास्थ्य शिक्षा। गर्भकाल के दौरान होने वाले चिंता को दूर करने के लिए कब कब डॉक्टर सूचित करना चाहिए, इसके बारे में से बताएं। अगर गर्भावस्था के दौरान उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो उससे चिंता ना हो और आपको किस परिस्थिति में डॉक्टर को बताना है उसके बारे में जानकारी दें। योनि से रक्त स्राव हो तो डॉक्टर को जानकारी दें। अगर तेज सिर दर्द हो तो डॉक्टर को जानकारी दें। तेज पेट दर्द हो तो डॉक्टर को जानकारी दें। बुखार आना, डॉक्टर को जानकारी दिया जा सकता है। अगर ठंड के कारण कपकपी आ रही है तो डॉक्टर को जानकारी दें। अगर मूत्र विसर्जन में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर की जानकारी दें। अगर अत्यधिक उल्टियाँ हो रही है तो डॉक्टर को जानकारी दें। उसके बाद आप मानसिक सहारा भी दे सकते हैं जो भी नहीं। प्रसव पूर्व सलाह। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की देखभाल। गर्भकाल में होने वाले बीमारी की शुरुआती में पहचान करें। प्रसव पूर्व टिटनस की टीका लगाएं। प्रसव पूर्व निम्नलिखित जांच करवाएं। अल्ट्रासाउंड, टीएलसी, डीएलसी, कैएफटी, एलएफटी, ब्लड, आरएच फैक्टर एवं हेमोग्लोबिन। और एक और क्वेश्चन पूछा है तीसरा में ही एक और क्वेश्चन पूछा है और करके यानी एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन पूछा है कि लिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर रेससिटेशन, यानी रेससिटेशन में कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज होती है उसके बारे में हमें एक लिस्ट बना कर दीजिए। तो हम देखने यहाँ पे बताया गया है कि एक हो स्टेथोस्कोप होना चाहिए जो न्यूनेटल साइज हो। दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर एंड मैटरनल प्रोब होने चाहिए। उसके बाद लैरिंजोस्कोप होनी चाहिए। इंडोट्रेकियल ट्यूब्स होनी चाहिए जो वेंटिलेट यानी इंटूबेट करने में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अ सोर्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, टीपिस डिवाइस होनी चाहिए। फीडिंग ट्यूब्स होनी चाहिए। सिरिंज एंड नीडल होनी चाहिए। इंट्रावेनस कैनुला होना चाहिए अगर किसी प्रकार की कोई फ्लूइड चलानी हो या फिर कोई आईवी के मार्ग से कोई इंजेक्शन देना हो तो उसके लिए इंट्रावेनस कैनुला होना ही चाहिए। लमसम 24 नंबर जो पर्पल कलर का होता है वो चाइल्ड में फिट होती है। उसके बाद एक लैरिंजियल मास्क एवं एयरवे होना चाहिए। फेस मास्क इन रेंज ऑफ साइज फ्लोट इन्फ्लेटिंग इन्हीं फेस मास्क होने चाहिए साइज के अकॉर्डिंग। ड्रग्स होनी चाहिए जैसे एडरलिन, सोडियम क्लोराइड एवं स्टेरॉइड वाटर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा है प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य क्या है। तो पहला, गर्भावस्था के दौरान माँ को सुनिश्चित रूप से देखभाल करें। गर्भावस्था के दौरान माँ को स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें। माँ को अपनी तथा अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए शिक्षित करें। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करें। हाई रिस्क प्रेगनेंसी से पहले पहचान करें और सुरक्षित प्रसव करें। गर्भवती महिला तथा उसके पति को जरूरत होने पर अस्थायी परिवार नियोजन की जानकारी दें। गर्भवती महिला एवं उसके परिजनों को डिलीवरी के स्थान, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श। चौथा क्वेश्चन है किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें जो आपको 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है जो इस प्रकार है। देखिए पहला, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के वर्क के बारे में लिखना है।
तो जैसे आप लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण का आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। दूसरा लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तीसरा लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा मां के रक्त में उत्पन्न रोगाणुओं को भ्रूण में जाने से रोकता है। अगर मां को किसी प्रकार की बीमारी है तो प्लेसेंटा भ्रूण में जाने नहीं देता है, ये टेक केयर। प्लेसेंटा मां से लाभदायक पदार्थ लेकर भ्रूण को देता है। ये नहीं कहने का मतलब है प्लेसेंटा अगर मां में किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई कीटाणु गई है तो बच्चों तक पहुंचने नहीं देता है, लेकिन अगर मां कोई फायदे वाली चीज़ खा लिया तो उसे चूस कर प्लेसेंटा और बच्चों तक ले जाती है। प्लेसेंटा जब 3 महीने तक हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी निर्माण करता है। यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है, लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा 3 मंथ की हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण ये स्वतः ही करने लगता है। प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का भी निर्माण होता है। मानव प्लेसेंटा लैक्टोजन के द्वारा गर्भावस्था के ग्लूकोज का भी अपचय करता है। यानी मानव में जो प्लेसेंटा होता है वो लैक्टोजन के द्वारा गर्भावस्था के समय जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसका भी अपचय। इमीडिएटली केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी तुरंत जन्मे बच्चों को कौन सी केयर देनी चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद बच्चों को प्लेसेंटा से अलग करें, उसके बाद यानी प्लेसेंटा को कट करें, जिसे बोलते हैं नरी कटाई, उसे ही बोलते हैं प्लेसेंटा ऑफ कटिंग। उसके बाद जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद अपकार स्कोर का अवलोकन करें, फिर 5 मिनट के बाद अपकार स्कोर का अवलोकन करें एवं बच्चों के जन्म जात विकृतियों को पहचान करें और फौरन डॉक्टर को सूचित करें। फिर बच्चों को श्वसन दर चेक करें और ऑक्सीजन दे, जरूरत पड़ने पर बच्चों को ऑक्सीजन की चेक करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फिर बच्चों का आँख का चेक करें, उसमें अस्टलाइज वाटर या अस्टलाइज वाटर के द्वारा एक अस्टलाइज कॉटन लें और उसकी आँखों को साफ करें। फिर केयर ऑफ अम्बिलिकल कोड, कोड में जब तक स्पंदन होता है यानी जब तक आर्टरी पंपलेट कर रहा है तब तक उसे ना काटे, ताकि प्लेसेंटा से जितनी भी शुद्ध रक्त होती है वो भ्रूण तक चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो पल्पेट करना बंद कर देता है उसके बाद आप प्लेसेंटा को कट कर सकते हैं। केयर ऑफ स्किन, बच्चे के शरीर पर लगा हुआ म्यूकोसा को कोमल वस्त्र के से साफ करें और उसके बाद उसे नॉर्मल तापमान में रखें। अगर आप हार्ड वस्त्र से साफ करोगे तो उसकी बॉडी छिलाने का डर रहेगा, इसीलिए हमेशा एक कोमल वस्त्र के माध्यम से बच्चों को हमेशा साफ करें और उसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखें। उसके बाद डाइट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय डाइट बताएंगे। विटामिन और लवण, गर्भकाल के दौरान हरे पत्तियादार सब्जियां खाएं और प्रतिदिन आयरन युक्त पोषण पदार्थ लें एवं प्रतिदिन विटामिन ए, बी, सी, डी का भी प्रयोग करें और प्रतिदिन 1000 से 1200 mg कैल्शियम की मात्रा लें, 1200 mg कैल्शियम की मात्रा भी लें। 6 क्वेश्चन है, फाटोग्राफ क्या होता है? तो यह एक प्रकार के आरेखित प्रपत्र होता है जिसमें प्रसव प्रक्रिया, सर्विक्स डायलेशन के आरंभ से पूर्ण होने तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा जाता है। इसका प्रयोग पहली बार फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तथा पाटोग्राफ का ज्ञान क्यों दिया जाता है इसके बारे में हमें थोड़ा सा कम जानकारी था। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इसके बारे में हम बता दें। 1 नंबर की क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि फीटल हार्ट साउंड कैन बी
हेड इन यानी कितने सप्ताह के बाद फीटल की हार्ट रेट सुनाई देने लगती है, तो 6 वीक के बाद। कितनी? 6 वीक के बाद फीटल हार्ट साउंड सुनाई देने लगती है। प्रसव पश्चात गर्भाशय में होने वाला रक्तस्राव को क्या कहते हैं? प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे लोकिया कहा जाता है, उसे लोकिया कहा जाता है। पेडू के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला गाइनेकॉइड पेल्विस, एंडोरॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एक होता है प्लेट टाइप प्लेवाइड पेल्विस, प्लेट टाइप प्लेवाइड पेल्विस। फिर एक खोपड़ी का सूचर्स कितने होते हैं? तो इसका 3 ही सूचर्स होता है, एक फ्रंटल, एक सजाइटल, एक लेम्ब्रोइड। फ्रंटल सजाइटल लेम्ब्रोइड 3 सूचर होते हैं इसके। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोमनियाज के प्रकार डैश और है, यानी हाइड्रोमनियाज के प्रकार तीव्र और दीर्घ है। कितने हैं? एक तीव्र है और एक दीर्घ है। 7 क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित को अंतर बताइए। पहला है ओवुलेशन एंड इन्वोल्यूशन में क्या अंतर है? ओवुलेशन एंड इन्वोल्यूशन में क्या अंतर है? सॉरी, इसमें टाइपिंग सही हुआ था पर पीडीएफ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो हम बता देते हैं, आप लोग बस देख लीजिएगा बुक में। पहला ओवुलेशन एंड इन्वोल्यूशन पूछा था, दूसरा पूछा था कॉन्ट्रैक्शन रिंग, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन रिंग एंड बैंडल रिंग्स के बारे में अंतर पूछा था, और तीसरा प्रोजेस्टेरॉन एवं ओजेस्ट्रॉन हार्मोन के अंतर पूछे थे, और एक आखिरी वैसेक्टोमी एवं नॉन सर्जिकल वैसेक्टोमी का अंतर पूछा था। तो ये 4 ही होता है। वैसेक्टोमी जो होता है इसमें वैस डिफरेंस को बीच से कट करके और बांध दिया जाता है, उसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं। लेकिन नॉन सर्जिकल वैसेक्टोमी में कट उठ नहीं किया था, एक छोटा छेद करके मशीन के माध्यम से वैसेक्टोमी को कट किया जाता है। लेकिन नॉर्मल वैसेक्टोमी में ऑपरेशन किया जाता है, पर नॉन सर्जिकल में क्या होता है, बिना सर्जरी के इसमें वैसेक्टोमी कर दिया जाता है। अगर किसी भी प्रकार के जीएनएम से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, 24 घंटा अवेलेबल होता है। हम आपको हर परेशानी को दूर करेंगे। तो धन्यवाद। आज इसी वीडियो से हम समाप्त करते हैं। तो ऑल ऑफ द रोड, गुड नाइट। प्लीज़ सब्सक्राइब एवं कमेंट लाइक करना ना भूलें प्लीज़।